हेलो एवरीवन। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूडूमैन और एक्शीट पर। आज आरआरबी एनटीपीसी जो अंडर ग्रेजुएट का जो एग्ज़ाम हुआ है, यानी कि 9 मई की जो सेकेंड शिफ्ट हुई, उसका हम 100% एनालिसिस करेंगे करेक्ट क्वेश्चंस के साथ। उसका हम करेक्ट आंसर बताएंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन है। चार ऑप्शंस आपके दिए गए थे। ए तेम्बा शेरपा, बी ऑप्शन था जॉर्डन रोमेरो, सी ऑप्शन था आपका कानून रीता, और डी ऑप्शन था आपका अप्पा शेरपा, जिसमें आपका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी। इसका एकदम करेक्ट आंसर था, यानी कि जॉर्डन रोमेरो इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। ये हमने इसको एक्सप्लेन किया, इसको आप देख सकते हैं कि जॉर्डन रोमेरो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं। उन्होंने 2010 में मात्र 13 वर्ष की उम्र में एवरेस्ट पर फतेह किया था। वे अमेरिका के पर्वतारोही हैं और सेवन सेवन समिट चैलेंज पूरा करने वाले भी सबसे युवा व्यक्ति बने हैं। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि यूपीएससी के छात्रों की तैयारी हेतु कौन सा पोर्टल बनाया गया है। चार ऑप्शन थे आपके। ए आई गोट कर्मयोगी, बी ऑप्शन था भारत स्किल्स पोर्टल, सी ऑप्शन था ई शिक्षा पोर्टल, और डी ऑप्शन था आपका डिजिटल इंडिया पोर्टल। करेक्ट ऑप्शन था आपका ऑप्शन नंबर ए आई गॉट कर्मयोगी, इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। इसी को एक्सप्लेन किया, इसको आप देख सकते हैं कि आई गॉट कर्मयोगी एक सरकारी ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जिसे प्रशासनिक और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में सहायता के लिए बनाया गया है। इसका उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों और अभ्यर्थियों की क्षमता, इनकी स्किल्स को बढ़ाना है। पूरा नाम इसका है, जो आई गॉट का पूरा नाम है इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग, यानी जिसे आई गॉट कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि जीडी वेंस अमेरिका के कितने नंबर के उपराष्ट्रपति बने हैं। ऑप्शंस थे आपके। ए 48 में, बी ऑप्शन था 49 में, सी ऑप्शन था आपका 50 में, और डी ऑप्शन था आपका 51 में, जिसमें आपका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर सी 50 में उपराष्ट्रपति बने हैं। 50 इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। यही बताया है कि जीडी वेंस 2025 में अमेरिका के 50वें उपराष्ट्रपति बने हैं। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि पाल वंश के संस्थापक स्थापना किसके द्वारा की गई थी। ऑप्शन थे आपके। ए धर्मपाल, बी ऑप्शन था गोपाल, सी ऑप्शन था देवपाल, और डी ऑप्शन था आपका महिपाल, जिसमें करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गोपाल इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। यही हमने बताया है कि जो पाल डायनेस्टी है की स्थापना गोपाल ने लगभग 750 ईस्वी के आसपास की थी। उन्होंने बंगाल के लोगों को ने लोकतांत्रिक तरीके से जो राजा चुना था। उनके बाद धर्मपाल और देवपाल जैसे बहुत शक्तिशाली शासक हुए। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था। इससे पहले प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्वेश्चन था आपका 106वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। ऑप्शन थे आपके। ए जीएसटी लागू करना, बी ऑप्शन था महिलाओं के आरक्षण देना, सी ऑप्शन था पंचायत राज सुधार, और डी ऑप्शन था आपका शिक्षा का सुधार अधिकार। करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, महिलाओं को आरक्षण देना आपका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। इसी को हमने एक्सप्लेन किया, इसको आप देख सकते हैं कि 106 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2023 के तहत संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम भी कहा जाता है। 106 में संविधान संशोधन को। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि भारत किस वर्ष विश्व व्यापार संगठन जो डब्ल्यूटीओ का सदस्य बना। ऑप्शंस थे आपके। ए 1991, बी ऑप्शन था 1994, सी ऑप्शन 1995, और डी ऑप्शन था आपका 2000। करेक्ट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर सी 1995, इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। इसी को हमने एक्सप्लेन किया, इसको आप देख सकते हैं कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी। इसके बाद भारत इसके स्थापना सदस्य देशों में शामिल हुआ और उसी वर्ष सदस्य बना। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि 2025 में सेना कमांडर्स की पहली बैठक जो आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई थी। ऑप्शन थे आपके। ए मुंबई, बी ऑप्शन था नई दिल्ली, सी ऑप्शन था कोलकाता, और डी ऑप्शन था पुणे। करेक्ट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था, जहाँ पर 2025 में सेना कमांडर्स की पहली बैठक हुई थी। इसी को हमने एक्सप्लेन किया, इसको आप देख सकते हैं कि आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2025 की पहली बैठक 2025 में नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। यह भारतीय सेना की शीर्ष स्तर की बैठक होती है, जिसमें रणनीति, सुरक्षा और ऑपरेशनल तैयारियों की पर चर्चा की जाती है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया कि स्पेस एक्स मिशन के माध्यम से कौन सा देश अंतरिक्ष में सैटेलाइट जोड़ने वाला चौथा देश बना है। ऑप्शन थे। ए भारत, बी ऑप्शन था जापान, सी ऑप्शन सऊदी अरब, और डी ऑप्शन था आपका तुर्की। करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर डी, तुर्की इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। इसी को एक्सप्लेन किया, इसको आप देख सकते हैं कि स्पेस एक्स के मिशन के माध्यम से तुर्की ने अपना सैटेलाइट लॉन्च कर चौथे ऐसे देश के रूप में स्थान प्राप्त किया है, जिसने
इस सत्य की उपलब्धि हासिल की है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था गीतांजलि किस प्रकार की रचना है? 4 ऑप्शन थे आपके। ए उपन्यास, बी ऑप्शन था नाटक, सी ऑप्शन था काव्य संग्रह और डी ऑप्शन था आपका जीवनी, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी यानी कि काव्य संग्रह इसका एकदम करेक्ट आंसर था। पोट्री कलेक्शन इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। इसी को हमने एक्सप्लेन किया। इसको आप देख सकते हैं। गीतांजलि एक प्रसिद्ध कविता संग्रह है जिसे रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। इसके लिए उन्हें 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था। अगला क्वेश्चन आपका था कि वर्धन वंश को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन थे आपके। ए गुप्त वंश, बी ऑप्शन था पुष्यभूति वंश, सी ऑप्शन था मौर्य वंश और डी ऑप्शन था आपका पाल वंश, जिसमें करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी पुष्पभूति वंश इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। इसी को हमने एक्सप्लेन किया। इसको आप देख सकते हैं कि वर्धना डायनेस्टी को पुष्पभूति वंश के नाम से जाना जाता था। इस वंश के प्रमुख शासक हर्षा थे, या जो हर्षवर्धन थे। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि जाम्बिया की कौन सी नदी चीन द्वारा अम्लीय अपशिष्ट से प्रदूषित की गई? ऑप्शन थे आपके। ए जाम्बेजी, बी ऑप्शन था आपका काफुई नदी, सी ऑप्शन था आपका लुआगांव नदी और डी ऑप्शन था आपका चाम्बेशी नदी। करेक्ट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर बी काफुई नदी इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। इसी को हमने एक्सप्लेन किया। इसको आप देख सकते हैं कि काफुई रिवर जाम्बिया की एक प्रमुख नदी है जो औद्योगिक गतिविधियों के कारण प्रदूषण का शिकार हुई। रिपोर्ट्स के अनुसार खनन और औद्योगिक अपशिष्ट जिसमें अम्लीय कचरा भी शामिल होता है ने इसे नदी को प्रभावित किया। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि 1919 की अधिनियम में डायरकी का क्या अर्थ था? ऑप्शन थे आपके। ए केंद्र और राज्य के बीच सत्ता का विभाजन, बी ऑप्शन था प्रांतों में शासन का दो भागों में विभाजन, सी ऑप्शन था न्यायपालिका और कार्यपालिका का अलगाव और डी ऑप्शन था भारतीय और ब्रिटिश अधिकारियों को संयुक्त शासन। करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी प्रांतों में शासन को दो भागों में विभाजन इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। इसी को बताया हमने कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत जो द्वैत शासन की व्यवस्था लागू की गई। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि बौद्ध ग्रंथ की किस पुस्तक को उसकी गीता कहा जाता है? ऑप्शन था आपके। ए त्रिपिटक, बी ऑप्शन था विनय पिटक, सी ऑप्शन था सुक्त पिटक और डी ऑप्शन था आपका थम्मपिटक, जिसमें करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर डी थम्मपिटक इसका एकदम करेक्ट आंसर था। ये बताया कि जो आपका धम्मपदक है जो धम्मपद है को बौद्ध धर्म की गीता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि सूचना के अधिकार आरटीआई को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के हिस्से के रूप में व्याख्या किया गया है? ऑप्शन थे आपके। अनुच्छेद 19 ए, बी ऑप्शन था अनुच्छेद 21, सी ऑप्शन था अनुच्छेद 32 और डी ऑप्शन था अनुच्छेद 14। करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 19 भाग ए इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। ये मैंने बताया कि आर्टिकल 19 ए ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 को इसी अनुच्छेद का हिस्सा माना गया क्योंकि बिना जानकारी के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अधूरी है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि चंदेल राजवंश के किस राजा ने कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था? ऑप्शन थे आपके। ए गंगदेव, बी ऑप्शन था विद्याधर, सी ऑप्शन था यशोवर्मन और डी ऑप्शन था आपका कर्णदेव। करेक्ट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर बी विद्याधर इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। यही आपको बताया है कि कदरिया महादेव मंदिर खजुराहो समूह का सबसे बड़ा और प्रसिद्ध मंदिर है। इसका निर्माण विद्याधर चंदेला जो चंदेल शासक के शासनकाल में हुआ है, लगभग 1025 से 1085 ईस्वी के बीच। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था। इससे पहले प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन था आपका कि कर्नाटक के किस वायलिन वादक को 2025 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? ऑप्शन थे आपके। ए टी एन कृष्णन, बी ऑप्शन था आपका एल सुब्रमण्यम, सी ऑप्शन था आपका एन राजन और डी ऑप्शन था आपका एल शंकर। करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी एल सुब्रमण्यम इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। इसी को हमने एक्सप्लेन किया। इसको आप देख सकते हैं कि एल सुब्रमण्यम कर्नाटक के प्रसिद्ध वायलिन वादक है जिन्हें 2025 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि हाल ही में भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख जो वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ कौन बने हैं? ऑप्शन थे आपके। ए एयर मार्शल नरबंदेश्वर तिवारी, बी ऑप्शन था एयर मार्शल नागेश कपूर, सी ऑप्शन था आपका एयर मार्शल विवेक राम चौधरी और डी ऑप्शन था एयर मार्शल अनिल चोपड़ा। करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। ये मैंने बताया कि नर्मदेश्वर तिवारी ने 2 मई 2025 को भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख जो वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ का पद संभाला था। कब? 2 मई 2025। यह भी डेट पूछी जा सकती है। अगला क्वेश्चन था आपका किसी से जबरन श्रम करवाने का कौन सा अधिकार लागू होता है? ऑप्शन थे आपके। ए अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता का अधिकार, बी ऑप्शन था अनुच्छेद 21 जीवन का अधिकार, सी ऑप्शन था अनुच्छेद 23 शोषण के विरुद्ध अधिकार और डी ऑप्शन था अनुच्छेद 25 धर्म की स्वतंत्रता। करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी
शोषण के विरुद्ध अधिकार इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अनुच्छेद 23 यही बताया कि आर्टिकल 23 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जबरन श्रम, बंधुआ मजदूरी और मानव तस्करी पर प्रतिबंध लगाया गया है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य स्वास्थ्य मिशन जो NRHM कब लागू हुआ था? ऑप्शन थे आपके ए 2002, बी ऑप्शन था 2005, सी ऑप्शन था 2008 और डी ऑप्शन था आपका 2010। करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी 2005 इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। ये हमने बताया है कि नेशनल रूरल हेल्थ मिशन को भारत सरकार ने 2005 में शुरू किया था। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाना और मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करना था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था विंडोज को खोलने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? ऑप्शन थे आपके ए कंट्रोल प्लस ई, बी ऑप्शन था आपका कंट्रोल प्लस टैब, सी ऑप्शन था विंडोज की और डी ऑप्शन था कंट्रोल प्लस शिफ्ट। करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर सी विंडोज की इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। ये बताया कि विंडोज की दबाने पर स्टार्ट मेनू खुल जाता है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था डच ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? ऑप्शन थे आपके ए सूरत, बी ऑप्शन था आपका मसूलीपट्टनम, सी ऑप्शन था कोचीन और डी ऑप्शन था आपका पुलिकट। करेक्ट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट आंसर था मसूलीपट्टनम इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। ये बताया हमने कि जो मसूलीपट्टनम है में डच ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की 17वीं सदी की शुरुआत में, बाद में पुलिकट में उसका प्रमुख केंद्र बना। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था भारत की पहली एआई आधारित रियल टाइम वन अलर्ट सिस्टम किस राज्य ने लॉन्च किया है? ऑप्शन थे आपके ए उत्तर प्रदेश, बी ऑप्शन था मध्य प्रदेश, सी ऑप्शन था महाराष्ट्र और डी ऑप्शन था आपका कर्नाटक। करेक्ट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश यानी कि एमपी इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। इन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश भारत का पहला राज्य बना जिसने एआई आधारित रियल टाइम फॉरेस्ट अलार्म सिस्टम लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि वर्तमान में संपत्ति के अधिकार को किस अनुच्छेद में रखा गया है? ऑप्शन थे आपके ए अनुच्छेद 19, बी ऑप्शन था अनुच्छेद 21 और डी ऑप्शन था सी ऑप्शन था आपका अनुच्छेद 300 ए और डी ऑप्शन था अनुच्छेद 32। करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 300 ए इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। ये बताया हमने कि आर्टिकल 300 ए ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार संपत्ति का अधिकार अब कानून एक कानूनी अधिकार जो लीगल राइट्स है, ना कि मौलिक अधिकार। 44वें संविधान संशोधन 1978 के बाद इसे मौलिक अधिकारों से हटाकर अनुच्छेद 300 ए में रखा गया है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि बार बार कंट्रोल प्लस एफ दबाने से क्या होता है? ऑप्शन थे आपकी नई फाइल बनती है, बी ऑप्शन था बार बार सेव फाइल बार बार सेव होती रहती है, सी ऑप्शन था फाइल डिलीट हो जाती है और डी ऑप्शन था आपका कंप्यूटर बंद हो जाता है। करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी फाइल बार बार सेव होती रहती है इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। इसी को एक्सप्लेन किया देख सकते हैं कि कंट्रोल प्लस एस का उपयोग फाइल को सेव करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कब पेश किया गया था? ऑप्शन थे आपके 1917, बी ऑप्शन था 1918, सी ऑप्शन था 1919 और डी ऑप्शन था 1921। करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर सी 1919 इसका एकदम करेक्ट आंसर था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 में आया था। यही बताया हमने कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म को 1919 में लागू किया गया जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का हिस्सा था। इन सुधारों के तहत दायगी की व्यवस्था लागू की गई। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया कि पंजाब में मिट्टी के खराब होने का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन थे अत्यधिक वर्षा, बी ऑप्शन था वनों की कटाई, सी ऑप्शन था अत्यधिक रासायनिक उर्वरक का उपयोग और डी ऑप्शन था आपका ज्वालामुखी गतिविधि। करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था अत्यधिक रासायनिक उर्वरकों का उपयोग इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। ये हमने बताया इसको आप देख सकते हैं कि सोइल डिग्रेशन डेग्रेडेशन इन पंजाब का मुख्य कारण कृषि के अत्यधिक रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग है। इससे इससे मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरता कम होती है हो जाती है और भूमि की गुणवत्ता खराब होती है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दिल्ली सल्तनत में पत्राचार विभाग को क्या कहा जाता था? ऑप्शन थे दीवान रियल रिसालत, बी ऑप्शन था दीवान इंसा, सी ऑप्शन था दीवान रियासत और डी ऑप्शन था दीवान खराज। करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी दीवान इंसा इसका एकदम करेक्ट आंसर था जो दिल्ली सल्तनत में पत्राचार विभाग को कहा जाता था। इसी को एक्सप्लेन किया इसको आप देख सकते हैं दीवान इंसा दिल्ली सल्तनत का वह विभाग था जो राजकीय पत्राचार, शाही आदेश और पत्र लेखन का कार्य देखता था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि उत्तर भारत में नदियों का कौन सा प्रवाह प्रतिरूप पाया जाता है? ऑप्शन थे आपके ए जालीनुमा, बी ऑप्शन था आपका डेट्राइटिक, सी ऑप्शन था रेडियल और डी ऑप्शन था आयताकार। करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था यानी कि डेट्राइटिक इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम
करेक्ट ऑप्शन था। इसी को एक्सप्लेन किया, इसको आप देख सकते हैं कि डेट्रैक्टिक पैटर्न में जो ड्राइजिन पैटर्न में डेट्रैटिक पैटर्न सबसे सामान्य है। उत्तर भारत की नदियों में जैसे गंगा, यमुना और आदि मैदानों में बहती है जहाँ भूमि समतल होती है, इसलिए इन नदियों में पेड़ जैसी शाखाएं वाला डेट्रैटिक पैटर्न बनता है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, कुकी जनजाति उत्तर पूर्व भारत में कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन थे आपके, ए असम और मेघालय, बी ऑप्शन था मणिपुर और मिजोरम, सी ऑप्शन था नागालैंड और त्रिपुरा, और डी ऑप्शन था आपका सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। करेक्ट ऑप्शन था आपका ऑप्शन नंबर बी, मणिपुर और मिजोरम इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। यही बताया हमने कि कुकी ट्राइब मुख्य रूप से मणिपुर और मिजोरम में पाई जाती है। इसके अलावा यह जनजाति कुछ हद तक नागालैंड और असम की समीपवर्ती क्षेत्रों में भी रहती है। इस समुदाय पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करता है और अपनी अलग संस्कृति पहचान रखता है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि उत्तर भारत में शीत ऋतु में मानसून किस कारण आता है? ऑप्शन थे आपके, ए दक्षिण पश्चिमी हवाओं के कारण, बी ऑप्शन था उत्तर पूर्वी व्यावहारिक हवाओं के कारण, सी ऑप्शन था भूमध्य रेखा हवाओं के कारण, डी ऑप्शन था आपका पश्चिमी जेट स्ट्रीम के कारण। करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, उत्तर पूर्वी व्यापारिक हवाओं के कारण इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। ये बताया हमने, उसको आप देख सकते हैं कि नॉर्थ वेस्ट मानसून भारत में शीत ऋतु के दौरान उत्तरी पूर्वी व्यापारिक व्यापारिक हवाएं चलाती हैं। ये हवाएं भूमि से समुद्र की ओर चलती हैं और मुख्य रूप से दक्षिण भारत तमिलनाडु में वर्षा करती हैं। इसे ही शीतकालीन मानसून या नॉर्थ वेस्ट मानसून कहा जाता है। लगभग आपके सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं जितने हमें मिले हैं। जितने क्वेश्चंस मिले हैं उसका हमने आपका 100% एनालिसिस किया है। प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।